गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरी तरफ से आप सभी का दिन शुभ हो। और आइए आज फिर से स्टडी करते हैं हम द फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये इसका चौथा पार्ट है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए और लास्ट 4 वीडियोज़ हैं, वो प्लीज़ जा करके देख लें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रेखीय आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? आयतनिक या आयतन आवेश वितरण। अभी एक बात समझ लीजिए कि हम इसमें एक चीज स्पेसिफिक है, कॉन्टिन्यूस यानी सतत। अब इसका मतलब जरूर समझ लीजिए, सतत का क्या मतलब है। डिस्क्रीट और सतत दो वर्ड है अपोजिट टाइप के। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। अभी इसका पहले अंतर समझ लीजिए कि क्या है। मान लेते हैं कि ये एक एरिया है और इसको हमें चार्ज देना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम इसमें कई सारे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस रख देते हैं, हो गया इस पे चार्ज। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, एज मैनी एज यू विश। जितनी आपकी इच्छा हो उतने रख लीजिए। इस तरह से भी हमने इस एरिया को चार्ज कर दिया। लेकिन एक और तरीका है। क्या तरीका है? हमने इसी एरिया को ऐसे चार्ज किया कि इसमें पॉइंट चार्जेस नहीं रखे हैं, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं Q1 है 5 कूलम, एक्चुअल में हमेशा माइक्रो यूज करेंगे, ओके। 5 कूलम। Q2 है 10 माइक्रो कूलम, Q3 है 15 माइक्रो कूलम, Q4 है 5 माइक्रो कूलम। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनके डिजिट आप एज्यूम कर लीजिए। 20 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज इस प्लेट पे कितना हो गया? सभी को ऐड कर देंगे। 5 + 10 + 15 + 5 + 15 + 20, ओके। तो टोटल आप निकाल लेंगे कितना आएगा। यानी इसको हमने टोटल इतना चार्ज दिया है। ये डिस्क्रीट है, अलग अलग पॉइंट्स पे है। तो हम इसको टोटल देखें, ये कितना हो गया? 15 15 30 35 35 एंड 40 50 60 70 माइक्रो कूलम का आवेश है टोटल इस पे। अब हमें 70 माइक्रो कूलम ही इसको देना है, लेकिन उसका क्या तरीका होगा? हम इसमें पॉइंट चार्जेस नहीं रखेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसका एरिया 10 mm² है, तो हम क्या करेंगे? हर एक mm² को 7 माइक्रो कूलम का आवेश देंगे। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, सब जगह चार्जेस होंगे और इक्वल होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, बराबर बराबर चार्ज होगा हर जगह। दिस आई एक्चुअल में हमें यहाँ पॉइंट्स भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स भी हम डिस्क्रीट ही बना रहे हैं। एक तरीके का ये एरिया है और इसमें बराबर बराबर चार्ज है हर एरिया में। दैट इज वी कॉल इज कॉन्टिन्यूस, यानी टोटल चार्ज है। आप इसको एरिया को जैसे डिवाइड करेंगे, एरिया को आधा कर देंगे, टोटल चार्ज मान लेते हैं इस प्लेट पे पूरा 70 माइक्रो कूलम है। उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि 35 माइक्रो कूलम इधर होगा और 35 माइक्रो कूलम इधर होगा। सो दैट इज द डिफरेंस। ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये मैंने एरिया के एग्जाम्पल से समझाया है, तो एरिया का हो गया ताकि आपको समझ आए। आप लीनियर में भी ऐसा कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी। तो अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लाइन में हो या एरिया में हो, कहीं भी हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो चलिए आइए इनके लिए इक्वेशंस निकालते हैं कि कैसे हम स्टडी करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूस है कहीं पर सतत, तो वो किस तरीके से काम करेगा और हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने निकाला है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, E/F। और F हम ऑलरेडी जानते हैं कूलम के नियम से, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बट नाउ हमारे पास पॉइंट चार्ज तो है नहीं। जब हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वायर है, आपकी मर्जी, आप कैसा भी ले लो, टेढ़ा मेढ़ा सीधा लंबा कैसा भी ले सकते हैं।
अब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो कैसे है कि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। अभी देखिए, यानी पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? लैम्डा। यानी कि अगर हम यूनिट लेंथ मीटर में मेजर करें, 1 मीटर में लैम्डा होगी, 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा, यानी लैम्डा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उतनी लेंथ में कितना चार्ज है। फाइन। तो अभी हम देखते हैं कि एलिमेंट्री, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट, आपको याद होगा क्योंकि ये लेंथ है तो छोटी सी लेंथ कंसीडर करेंगे, तो इसको लिखेंगे DL। D इज वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है। किसी भी चीज का स्मॉल लिखने के लिए, जैसे आपको लंबाई का लिखना है तो आपने DL लिखा है, आपको सरफेस का लिखना है तो आप DS लिखेंगे, आपको वॉल्यूम का लिखना है तो आप DV लिखेंगे। किसी भी चीज का बहुत स्मॉल पार्ट, उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पार्ट। तो ये आपका छोटा सा हिस्सा है DL, इस लंबे से तार का। अब मान लेते हैं कि कोई दूसरा चार्ज आया इधर, अब उस पे ये लाइन ऑफ चार्ज, यानी कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मान लेते हैं कि ये है हमारे टेस्ट चार्ज भाई साहब, Q0। जैसा कि आप जानते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं कि ये धनात्मक है। तो Q0 आए, तो अब हमें पता लगाना है कि इस छोटे से DL पार्ट की वजह से इन पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अप्लाई होगा। चलिए इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं। इस DL के सेंट्रल पार्ट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R। कितनी है? R। अभी देखिएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो R वेक्टर भी लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब कूलाम का नियम अप्लाई करते हैं। ये छोटा सा पार्ट है तो देखते हैं इस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे निकालेंगे? DQ यानी स्मॉल चार्ज ऑन दिस स्मॉल लेंथ, यानी इस छोटे से तार के इस छोटी सी लंबाई में कितना चार्ज होगा, कितना हो जाएगा? घनत्व कितना है इसका चार्ज का? लैम्डा। एक यूनिट लंबाई में लैम्डा चार्ज है, तो जितनी लंबाई ली है उससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये तो चार्ज आ गया DQ। यानी आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि एक चार्ज यहाँ रखा और एक DL चार्ज यानी DQ यहाँ पर रखा हुआ है। अब तो सिंपल है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, कूलम का नियम लगा दीजिए। तो इस स्मॉल पोर्शन के चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? F वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, इज इक्वल्स टू 1/4πε0K। अभी के मान लेते हैं कि बीच में कोई भी मटेरियल हो सकता है। Q1 यानी पहला चार्ज कौन सा हो गया? Q0। दूसरा क्या? Q2 यानी DQ अपॉन R²। अभी देखिए यहाँ पे हम R के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं क्योंकि हम इधर इसको वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं। अभी आ जाइए DQ की वैल्यू रख देते हैं, सॉरी ये होगा DF, द स्मॉल फोर्स। ये छोटा सा फोर्स, एक्चुअली हमें पूरे के लिए कैलकुलेट करना ना, इसलिए इसको DF लिखते हैं। थोड़ा सा फोर्स जो अप्लाई होगा इस थोड़े से आवेश के कारण इस टेस्ट चार्ज पर। नाउ DF कैन बी रिटन एज 1/4πε0K Q0। अब ये रख देते हैं लैम्डा DL अपॉन R², R कैप। ये यूनिट वेक्टर है R का। अभी देखिए, अब हमको पता है कि जो इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता है कि समाकल करने का मतलब होता है द ओवरऑल टोटल, कंटिन्यूअस टोटल। तो अगर हम बोथ साइड क्या कर दें? समाकलन कर दें, तो जो टोटल फोर्स होगा वो कैसे निकलेगा? इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। इधर इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से? पूरी लंबाई के लिए, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा। टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस टेस्ट चार्ज, यानी इस पूरी लंबाई के रेखीय पृष्ठ वितरण के कारण इस बिंदु पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? F विल बी इक्वल टू, अभी समाकलन के बाहर कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो स्थिर होती हैं, जो कांस्टेंट होती हैं, जो बदलती नहीं है। तो क्या हो रहा है? Q0 तो बदल नहीं रहा, राइट? लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी है, वो भी नहीं बदलेगी। तो उन चीजों को हम इसके बाहर ले आते हैं, समाकलन के बाहर। तो ये हो जाएगा Q0 लैम्डा अपॉन 4πε0
के। नाउ द इंटीग्रेशन गोज टू इंटीग्रल क्यू नॉट लैम्डा आपका उधर चला गया, डीएल आप आर को इधर ले सकते हैं, आर यूनिट को, अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर वेरिएबल है बच्चों। ये आर वेरिएबल क्यों है, आप ये ध्यान दीजिए कि हमने आर को इसके बाहर क्यों नहीं किया है। जब हम यहां से इस डीएल से डिस्टेंस इसकी मेजर कर रहे हैं तो आर है, लेकिन जब हम इस पॉइंट से करेंगे तो कुछ और होगी। तो आर कैसी है, वेरिएबल है, दिस इज वेरिएबल। तभी हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। देन दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये आपका जनरल फॉर्मूला है कि कितना बल अप्लाई करेगा कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्टेंस पे लोकेटेड किसी टेस्ट चार्ज पर। ओके, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ वी कम टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम देखेंगे कि अगर कोई सरफेस है जो किसी जगह पर है और उसकी चार्ज्ड है, इक्वली चार्ज्ड है, और उसकी वजह से हमें क्या कंसीडर करना है, किसी एक टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वो टोटल एरिया जो चार्ज्ड है अप्लाई करेगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। सेम वे, बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पर डेंसिटी किस चीज की रखेंगे, वहां पर फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे। यूज हम कूलाम का नियम ही करेंगे ना। अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखिए, मान लेते हैं ये कोई एरिया है, इस एरिया पर चार्ज है, ये चार्ज है और कैसा है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है, और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप डिनोट करते हैं सिग्मा से, वो सिग्मा है। इसका मतलब यूनिट एरिया में, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर टोटल चार्ज क्यू हो तो लैम्डा का मतलब है टोटल चार्ज क्यू अपॉन ए, यानी एरिया, टोटल एरिया से चार्ज, टोटल चार्ज से एरिया को डिवाइड कर दिया तो सिग्मा आ गया, ये आपका है चार्ज डेंसिटी। अभी फिर से वही कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया है डी ए, और इस एरिया से आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, पॉजिटिव है ये महोदय। अब इस एरिया से, वन मोर थिंग, रिमेम्बर दैट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इट इज, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, वो सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप इधर आइए, ये डिस्टेंस है या ये आर वेक्टर है, ये है डिस्टेंस डी ए, यानी कि इस छोटे से स्मॉल एरिया चार्ज पोर्शन से इस टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट का। नाउ अब हम पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज यानी छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा। वो लास्ट सिमेट्री से आप देखिए, डी ए विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी डी क्यू, यानी चार्ज इस पे डी क्यू इज इक्वल सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई डी ए, यानी इतना चार्ज होगा इस छोटे से पोर्शन पे। अब जब छोटे से पोर्शन पे हमें पॉइंट चार्ज पता चल गया तो इन दोनों को पॉइंट चार्ज कंसीडर करके हम कूलाम का नियम अप्लाई कर देते हैं। नाउ द स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय दिस एरिया ऑन दिस टेस्ट चार्ज, इस छोटे से आवेशित पृष्ठ की वजह से इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कितना छोटा सा बल लगेगा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, इसको तो वैसे ही रख दिया। दूसरा चार्ज कितना है, सिग्मा डी ए, हमने इसको सीधे ही रख दिया, आप डी क्यू भी एक बार रख सकते थे, अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यूनिट वेक्टर। नाउ अभी हमें अगर टोटल करना है तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट करोगे आप तो इधर से क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स अप्लाइड बाय दिस टोटल एरिया ऑन दैट टेस्ट चार्ज, यानी इस पूरे आवेश वितरण के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल इज इक्वल टू, अब क्या क्या बाहर आएगा आप देखिए, क्यू नॉट इज कांस्टेंट, सिग्मा इज कांस्टेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इंटीग्रेशन के बीच में क्या आ जाएगा, डी ए इंटू आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो लीनियर इंटीग्रल था लास्ट वाला, मैं उसमें लिखना भूल गई। अभी देखिए तो ये आपका हो गया फोर्स अप्लाइड, द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड
ऑन दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दिस होल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस पूरे एरिया की वजह से जिस पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विद डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, यानी कि जितना इस पे आवेश है उस पूरे आवेश के कारण क्यू नॉट पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, राइट। नाउ होपफुली दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं तीसरे पे, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। किस तरीके से जो आपका वॉल्यूम है वो किसी टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। बिल्कुल सिमेट्री से आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप इसे खुद करके देखें और करके फिर कमेंट बॉक्स में लिखें कि उसका आंसर इतना आएगा खुद से, बट फिर भी ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ डेरिवेट। आप घर में खुद करके देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको वास्तव में करना आया था या आपने यहाँ से सीधे देख लिया। अब आ जाइए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो, और उसे हम लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका क्या मतलब है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, राइट। यानी इसको हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, टोटल चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आप कोई वॉल्यूम कंसीडर कर लीजिए, कैसा सा भी, मेरी आदत है ये, हम आसानी से बना लेते हैं इसीलिए इसी को दिखाते हैं हमेशा। कुछ भी हो सकता है, ये आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, बट वो 3D में दिखता नहीं है क्योंकि हम 2D ब्लैक बोर्ड को यूज कर रहे हैं डेमो के लिए, तो उसमें दिखता नहीं है इसलिए। अभी देखिए इसमें छोटा सा आपने ये वॉल्यूम ले लिया है, और मान लेते हैं कि इस छोटे से dV ये इसका वॉल्यूम है, और ये है हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये हमेशा की तरह महोदय पॉजिटिव है। अब Q नॉट की वजह से Q नॉट पे कितना चार्ज अप्लाई होगा dV, यानी इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से, वो हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए फिर वैसे शुरू कर देते हैं। इस छोटे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ की डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय दिस स्मॉल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन दिस परीक्षण आवेश कितना हो जाएगा, dF विल बी इक्वल टू, होपफुली अब आपको खुद भी समझ में आने लगा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे dQ अपॉन r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इसको वेक्टर दिखा रही हूँ। अभी इसी के आगे इनसे क्या इम्प्लाई होगा, dQ की वैल्यू यहाँ से, सॉरी dQ क्या हो जाएगा, dQ इज इक्वल्स टू रो इंटू dV, राइट। तो रो इंटू dV रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट रो dV अपॉन r स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर, राइट। ये तो अभी छोटा सा पार्ट है, यानी छोटा सा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस छोटे से आयतन की वजह से इस Q नॉट पे। अब टोटल करना है, दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। नाउ इट विल बी F Q नॉट रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटीग्रल dV अपॉन r स्क्वायर। गॉट दैट? होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम, उसमें हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल चार्ज या टोटल फोर्स कितना है, टोटल चार्ज कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए आपको ये बताया गया है। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ये सिंबल्स हैं, बना दिए गए हैं ताकि आप याद रख सकें, और हमेशा यही यूज़ किए जाते हैं स्टैंडर्ड। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ भी बहुत होता है, आपके डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। यू कैन वॉच इट। नाउ यू कम टू, आपने नाम भी सुना होगा, एग्जाम्स में हमेशा ही आता है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक
डाइपोल, इसकी हिंदी तो बहुत ही कठिन है, बहुत कम लोग इसका उच्चारण कर पाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, आंग्ल भाषा में बड़ा आसान है ये और हिंदी में बहुत कठिन है बोलना। फिर भी देखिए मैं आपको पहले बताती हूँ, इलेक्ट्रिक का मतलब आप हमेशा इसे समझ गए हैं, आप 5 दिन से पढ़ रहे हैं। डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है। द्वि का मतलब जिसमें कुछ भी दो हो, जिसमें नंबर सिस्टम हो, कुछ दो हो। और ध्रुव, पोल क्या होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ध्रुव शब्द आपने एक जगह पढ़ा है, ध्रुव तारा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव का एक मतलब आप और जानते हैं, सेंटर, ठीक है। लेकिन सेंटर से भी ध्रुव डिफरेंट होता है, ये सेम नहीं होता है। सेंटर इज सिंगल, किसी भी चीज का केंद्र एक ही बिंदु होता है, लेकिन जो ये पोल होते हैं ये हमेशा डबल होते हैं, ये एक साथ हो सकते हैं लेकिन सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो कहीं भी कहते हैं ना पोलराइजेशन हो रहा है, तो एक जगह लोग किसी विचारधारा को लेके बैठ रहे हैं तो उसको बोलते हैं वहां पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन इसके अपोजिट भी कुछ होना चाहिए, तभी पोलराइजेशन का मतलब है, तभी पोल का मतलब है। यानी पोल्स को एग्जिस्ट करते हैं जबकि सेंटर सिंगल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए फिर ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया इस शब्द का। अब आ जाइए वैद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब। ये एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर दो चार्जेस जो इक्वल हो परिमाण में और अपोजिट हो नेचर में, यानी -q और +q, अगर ये होता -q डैश तो ये होता +q डैश, अगर ये होता -q डबल डैश तो ये +q डबल डैश। यानी कि यदि ये होता 10 माइक्रोकूलाम तो ये भी होना चाहिए 10 माइक्रोकूलाम, ये होना चाहिए माइनस का और ये होना चाहिए प्लस का, राइट। अगर ये एक अल्प दूरी पर रखें, थोड़ी सी दूरी पर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, सेंटर से इनकी डिस्टेंस ऐसे मान लेते हैं, ये यहाँ से L है और यहाँ से भी L है, यानी टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच है 2L। बस यही छोटा सा सिस्टम, सिंपल सा सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत क्योंकि इसमें चार्जेस हैं, द्वि का मतलब दो, पोल का मतलब पोल है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी के बारे में एक नई क्वांटिटी है जिसे आपको याद करना है, उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसका सिंबल होता है P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये डिफाइंड है। P इज इक्वल टू, इनमें से एक कोई चार्ज की वैल्यू ले लीजिए Q और इनके बीच की डिस्टेंस यानी 2L, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है सिंबल, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बट बी केयरफुल, इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि नहीं है, इसकी दिशा होती है, राइट। इसकी दिशा होती है, यानी P एक कैसी राशि है, वेक्टर है। अब इसका यूनिट और इसका डायमेंशन आप खुद निकालिएगा। P का क्या होना चाहिए, Q का होता है आवेश कूलाम में और L क्या होती है मीटर में, यानी हो गया कूलाम मीटर, और आप इसकी डायमेंशन खुद निकालिएगा कि कितनी निकल के आएगी। बस आपको इसे याद कर लेना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 2QL। फाइनली इसको लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 2QL, जहाँ पे Q क्या है, एक चार्ज है डाइपोल का, और 2L क्या है, डाइपोल की लंबाई, यानी Q -Q और +Q के बीच की मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। अब हम स्टडी, हाँ इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ कि डाइपोल कहाँ एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ एग्जिस्ट करता है उसको तो छोड़िए, आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे जल का अणु है, वो भी एक डाइपोल होता है। कैसे डाइपोल होता है, आपको पता है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रकृति डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, टू गेट इट्स स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन उसे मिल जाए इसलिए। तो एक्चुअल में जो जल का अणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ रहता है और हाइड्रोजन से दूर रहता है, यानी कि थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे रहता है। और डिस्टेंस तो वाकई वहाँ कम होती है क्योंकि वो एटॉमिक डिस्टेंस है, मतलब मॉलिकुलर डिस्टेंस है। मॉलिकुलर डिस्टेंसेस वैसे भी बहुत कम होती हैं, 10⁻11 12 की रेंज की होती है मीटर्स में।
तो यहाँ पे डिस्टेंस तो वैसे ही बहुत कम है और चार्जेस इक्वल और अपोजिट है। जितना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे पार्शियली आता है उतना ही हाइड्रोजन पे भी पार्शियली पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर बन जाता है डाइपोल। क्या बन जाता है? डाइपोल। इसी को हम बोलते हैं, ये कैसा होता है, H2O का अणु कैसा होता है? ध्रुवीय अणु होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ध्रुवीय। अब एक काम करिएगा, ये होमवर्क है आपका कि आप पता करेंगे कि आप कितने ध्रुवीय एटम्स को या चीजों को जानते हैं। जो एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इनबॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर। अब चलिए आ जाते हैं, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली क्रिएट करेंगे, क्योंकि चार्जेस हैं और चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं चार्जेस, तो हम जरा देखेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके आसपास अगर हम कोई पॉइंट ले जाएं, कोई चार्ज ले जाएं, तो उस पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि कितना है फील्ड, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखिए, 3 पोजीशंस हैं जिनमें हम एक डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करते हैं फील्ड को। 1, 2 and 3। फर्स्ट वन इज अक्षीय स्थिति, ऐसे ही बोलते हैं उसको, उसका नाम होता है अक्षीय स्थिति, यानी इंड ऑन पोजीशन। और दूसरा निरक्षीय। और तीसरा एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर। अभी देखिए, इंड ऑन पोजीशन को हम केवल स्टडी करेंगे, इन दोनों को स्टडी नहीं करेंगे, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सिर्फ स्टडी करेंगे अक्षीय स्थिति को। अब किसको बोलते हैं? अक्ष का मतलब एक्सिस। अगर हम कोई डाइपोल ले रहे हैं -q, इसको थोड़ा छोटा लेते हैं ताकि ब्लैक बोर्ड को यूटिलाइज कर सकें। ये है +q और इनके बीच की डिस्टेंस है इस सेंटर से ये l और ये l। अभी मान लेते हैं कि इसी एक्सिस पर, इसी लाइन पर एक पॉइंट है P। ये पॉइंट है, चलिए इसका नाम O रखते हैं सेंटर का, इसका नाम M रखते हैं, अदरवाइज आप डाइपोल मूवमेंट से कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पॉइंट M है, हमें इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देन व्हाट विल वी डू? हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन लॉ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉइंट की वजह से कुछ है, दूसरे चार्ज की वजह से कुछ है, तो सारी हम ऐड कर सकते हैं, उनका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम -q की वजह से कैलकुलेट करेंगे, +q की वजह से कैलकुलेट करेंगे, और दोनों का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ चलिए -q और +q की वजह से पहले तो डिस्टेंसेस मेजर कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से, यानी सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट की दूरी r है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से इसकी दूरी r है। तो क्या होगा, -q से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये l और ऐड हो जाएगा, l + r हो जाएगा। और जब इससे निकालेंगे तो l के मतलब माइनस करना पड़ेगा, r - l। फाइन, यानी कि -q से इस पॉइंट की डिस्टेंस l + r है, और इस पॉइंट से r - l है, और ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस है। नाउ अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए डायरेक्शन आपको पता है, +q की वजह से फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है, इसलिए इधर होगी। मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं E1। अब -q की वजह से अपोजिट होगी, इसलिए इधर मान लेते हैं ये है E2। अभी देखिए, ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि E1 E2 एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी हम इनको डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हमको वेक्टर एडिशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट M पर। किस पे? पॉइंट M पे। लिखते हैं जरा, देखिएगा, कोई E1 = सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिट है, ये अपोजिट है, हमें माइनस ही करना है। 1/4πε0k
Q अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता था, Q कितना है, Q अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर, इसकी वजह से है ना तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इन द सेम वे माइनस क्यू की वजह से पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक्चुअल में हम कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है, ठीक है, ज़्यादा स्पेलिंग में मत जाइएगा, वो इंटेंसिटी ही लिखा हुआ है। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0K। अब इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, या इसी को हम बोलते हैं माइनस, डायरेक्टली इधर भी लिख सकते थे, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए, ये देखने से ही पता चल रहा है कि माइनस E1 और E2 दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम डायरेक्टली इनके मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जरा सब्स्टिट्यूट करिए, तो फाइनल E एट पॉइंट M विल बी E1 माइनस E2, राइट, E1 में से E2 माइनस हो जाएगा, देन इट विल बी 1/4πε0K, Q को बाहर कर लीजिए, इट विल बी 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर का। अब इसको सॉल्व करिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर मैथमेटिक्स से सारा सॉल्व करिएगा, फिर हम उसके बाद कंसीडर करेंगे कि जो r है अगर वो है ग्रेटर देन एल, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी लंबाई बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल एंड द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव की उतनी लंबाई नहीं है जितनी दूर वो पॉइंट है, यानी जो आर है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू एल। तो आप इधर देखेंगे, जब आप ऊपर का कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तो चलिए हम कैलकुलेट ही कर देते हैं, ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखिए ऊपर इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा रब करना पड़ेगा, जगह नहीं है। अभी देखिए, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया, देन E इज इक्वल्स टू, अभी ये जो सेम था इसको मैंने लिखा नहीं है, 1 अपॉन नहीं, Q अपॉन 4πε0K, अभी आपका हो गया Q अपॉन 4πε0K, अब ऊपर आ गया आपका 4RL अपॉन, इसको आप क्या करिए, अगर यहाँ से R को बाहर निकालेंगे, अगर आप आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो L अपॉन R आ जाएगा उधर, तो आप इसमें से बाहर निकाल लीजिए, तो ये R की पावर 4 बाहर आ गया, ये हो गया 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी क्या है, R बहुत बड़ा है L से, तो L अपॉन R लगभग कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, तो अगर हम इसको 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0K इंटू ये R 4RL अपॉन R⁴, तो एक R को इससे कैंसिल कर दीजिए, क्यूब हो गया, तो ये ऊपर हो गया 4QL अपॉन 4πε0K R³ ना। अब इसमें से एक 2 को हटा दीजिए, एक 2 को मल्टीप्लिकेशन में कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया इधर से E इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL अपॉन 4πε0K R³। ये याद करिए, ये क्या होता था, P होता था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0K 2P अपॉन R³। यही आपका वैल्यू है
इन डाउन पोजीशन या अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यही मान है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो कि किसी इलेक्ट्रिक पोल के सेंटर से r पॉइंट पे है और उसके अक्ष पर स्थित है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दूसरी कंडीशन में, यानी कि जब अक्ष के लंबवत कोई बिंदु है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर थीटा एंगल लेके किसी भी एंगल पे, मतलब ना तो उसके अक्ष पे हो ना उसके लंबवत हो, तो भी एक फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी लोगों को ध्यान रखना है कि डरना किसी से नहीं है, ना कोरोना से डरना है ना फिजिक्स से डरना है, दोनों का सामना करना है।